हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों बाद होने वाला है और मुझे आशा है कि आप सब लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। सभी सब्जेक्ट के आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे। अब देखिए, रिवीजन के साथ किसी भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो इसलिए मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ यहाँ से कि इसमें हम प्रीवियस ईयर के कम से कम 3 से 4 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड पेपर में, प्रीवियस ईयर का 3 से 4 साल का पेपर हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका लगभग 90% से प्लस 90 से प्लस परसेंट मार्क्स ये मान लीजिए कि मैथ में आपका फिक्स हो जाएगा। और आप क्वेश्चन की प्रवृत्ति भी देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और एक अच्छा मार्क स्कोर करने में आपकी ये बहुत ही सहायता करेगा। अगर ये पूरा पेपर आप सॉल्व करते हैं मेरे साथ तो ये आपके बोर्ड पेपर के दिन ये मान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को पार्ट वाइज में वीडियो हम लोग करेंगे। पहले हम सारे शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पीय 1 से 2 वीडियो मैक्सिमम 3 वीडियो में हम सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी प्रकार से अतिलघु उत्तरीय लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो कुल मिला के करीब 5 घंटे 6 घंटे का पूरा क्लास होगा, जिसमें आपका 90+% मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला वीडियो है इस टॉपिक का, मैथ से शुरू करेंगे और 2022 का पेपर हमने लिया है और इसी तरह से आगे भी आपका 2020 का पेपर, 2019 का पेपर, 2018 का पेपर, यहाँ सबके सारे सेट जो एक साल के पेपर के सारे सेट हैं उन सभी सेट के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ इसको, आपके परीक्षा में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा ये वीडियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये पहले 2 से 3 वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन, उनके आंसर हम लोग करेंगे और फिर आगे ऐसे अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। तो चलिए हम 2022 का एक पेपर लेते हैं और पेपर का कोड है 822 AB और इसमें देखिए आपके 6 क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय और ऐसे से प्रत्येक सेट का हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन पहले कर लेंगे, फिर अतिलघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय और आगे जो भी क्वेश्चन हैं सबको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। पेशेंस रखना, बस कुछ दिन आपके परीक्षा में और बचे हैं और इस समय पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। तनाव लेंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो पेपर ख़राब ही हो जाएगा। तो इससे बेहतर है आप लोग धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते रहें और आजकल स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिए अपने। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या लिया, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए OMR में भी ये शायद भरना होगा, अगर OMR आपको मिलेगा, जहाँ तक आशा OMR सीट में इसको भरना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, अभाज्य संख्या, हमें यहाँ पर अभाज्य संख्या पहचानना है। तो देखिए अभाज्य संख्या हमें पहचाननी है, अभाज्य संख्या में क्या करनी है, पहचाननी है। अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है, यानी या तो 1 से विभाजित हो या तो स्वयं से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो देखिए 0 और 1 ये तो ना भाज्य संख्याएं होती हैं ना ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बात 2 का बचता है और किसका बचा है, 8 का। बात 2 और 8 में है। तो देखिए 2 और 8 में देखिए
अगर 2 का हम गुणनखंड लें, 2 का हम गुणनखंड अगर लेते हैं तो देखिए क्या हमको मिलता है, 1 गुणे 2, यानी 2 या तो 1 से विभाजित होगा या तो स्वयं 2 से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई और संख्या ऐसी नहीं है जो 2 को विभाजित कर दे। 8 का देखते हैं, अगर 8 का हम गुणनखंड करें तो आप देखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। यानी 8 देखिए 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 2 दूना 4 से भी विभाजित होगा और स्वयं 2 दूना 4 दूना 8 से भी विभाजित होगा। यानी इनके कितने गुणनखंड है, 1 है, 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। तो इस तरह से इसके 4 गुणनखंड मिले हैं। तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, ये नहीं है, ये ना अभाज्य होती है ना भाज्य होती है, ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, यानी 2 क्या है, अभाज्य संख्या। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं से और भी बन सकता है, ठीक है। प्रथम सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या अगर कहते आपसे सम अभाज्य संख्या तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम सम अभाज्य संख्या 2 है, 2 के अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं सभी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ये भी आपको दिमाग में, माइंड में रखना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें, हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई आपका 2 घात का समीकरण का एक क्वेश्चन है, 2 घात का समीकरण अगर कोई ऐसे दिया है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन मिल रहा है आपको तो इसका जो विविक्तर होगा, ठीक है, विविक्तर को d से लिखते हैं, डिस्क्रीमेंट क्या होता है, होता है b² - 4ac, ठीक है। विविक्तर d = क्या होता है, b² - 4ac, ये आपका विविक्तर का सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर तुलना कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन 3x² - 2x + 1/3, ये हमारा = 0, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। अब इसकी तुलना अगर हम यहाँ से करें, ax² + bx + c = 0 से अगर हम इन दोनों की तुलना करें, इसकी और इसकी तुलना करें, तो देखिए हमें क्या मिलता है। हमें a की जगह पर देखिए यहाँ a है और यहाँ x² का गुणांक क्या है, 3, तो a की जगह पर हमें मिल गया 3। b की जगह पर देखें तो b यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक कितना है, -2। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस को हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। c = कितना हमारा आ रहा है, यहाँ पर c है कांस्टेंट टर्म, यानी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, b² यानी कि b की जगह पर क्या है हमारा, -2 है, तो -2 का स्क्वायर, सॉरी 4, और a की जगह पर हमारा क्या है 3 और c की जगह पर क्या है 1/3, तो 3 3 1 फ्री हो गया, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और -4 4 = क्या हो गया 0, d = क्या हो गया 0, ठीक है, d = 0। और यहीं से यहाँ पर तो d का मान 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट है। अब विविक्तर के बारे में कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ पर विविक्तर के बारे में कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया 0। अब देखिए, अगर कोई 2 घात का समीकरण हमें लिखा है ax² + bx और +c = 0, 2 घात का समीकरण लिखा। अब देखिए, इसका विविक्तर अगर d = जिसका मान होता है b² - 4ac, यानी x का गुणांक का वर्ग -4 × x² का गुणांक इंटू कांस्टेंट टर्म। अब देखिए, अगर d का, अब इसके देखिए 2 घात का समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, यानी x का 2 मान ऐसा होगा जिसके लिए इस समीकरण का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो x के इन्हीं मानों को क्या कहते हैं हम लोग, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, मूल कहते हैं, या क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। अब देखिए, अगर d का वैल्यू आपका क्या है, d का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मूल मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि
इसके मूल, अगर यही क्वेश्चन देता और पूछता कि इसके मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति बताइए या शून्यकों की प्रकृति बताइए, ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे डी निकालते हैं और डी का मान अगर 0 से बड़ा होता तो हमें 2 मूल मिलते, और दोनों मूल कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट जीरोज मिलेंगे, यानी अलग अलग मूल मिलेंगे। और यहीं पे अगर डी का मान हमारा बराबर 0 आ जाएगा तो 2 मूल हमें मिलेंगे, 2 मूल तो मिलेंगे, कितने मूल मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे, लेकिन क्या होगा, दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों समान मूल हमें मिलेंगे, एक समान मूल हमें मिलेंगे, ठीक है। और तीसरा यहीं से क्लियर कर लीजिए, अगर डी का मान लेस देन 0 है तो कोई भी मूल हमें मिलेगा नहीं, कोई मूल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, या ऐसे लिख सकते हैं कोई वास्तविक मूल, मूल नहीं है, याद रखिएगा मूल है, वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। समझ में आ रही है इतनी बात। तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन निकाला, एक तो इस समीकरण का विविधीकरण हमने निकाल लिया, और दूसरा अगर समीकरण दिया और हमसे ये पूछ रहा कि उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, ऑप्शन में यही दे देगा आपको, मान लीजिए कि 2 अलग अलग मूल, यहाँ ऑप्शन में होता कि 2 एक समान मूल, यहाँ ऑप्शन होगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं, यहाँ एक ऑप्शन कर देता इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका क्या करेक्ट जवाब, चूँकि हमारा D = 0 इस केस में आया है, विविधीकरण D 0 आया, इसलिए आपका क्या ऑप्शन सही हो जाता कि 2 मूल होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, 2 समान मूल वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर गा आप देख लीजिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर गा, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए गा वाला क्वेश्चन देखिए, गा क्या कह रहा है, अगर साइन A = 3/5 है तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको हम ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से हम समझाएंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोस में जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अक्सर बच्चे यहीं घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है हमें, हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। आ जाओ बाबू, गा वाला क्वेश्चन ले करके, ठीक है। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, हमको दिया है साइन A का वैल्यू दिया है, साइन A का वैल्यू दिया है, साइन A = क्या दिया, 3/5। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, ये जान लीजिए, मैथ का बहुत ही मतलब बेसिक फार्मूले पे आधारित सवाल है। तो आपने एक संबंध पढ़ा होगा, रिवीजन किए होंगे, बेशक आप लोग रिवीजन किए होंगे, तो आपने एक संबंध पढ़ा होगा साइन थीटा और कॉस थीटा में। आपने संबंध क्या पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये संबंध आपने पढ़ा होगा, ये सबसे बेसिक फार्मूला है, ठीक है, ये सबसे बेसिक सर्वसमिका है, इसका फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ थीटा की जगह आप एंगल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, हमने थीटा लिया है, और आप चाहें तो यहाँ पर थीटा के जगह पर आप ABC कुछ भी ले सकते हैं बाबू, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना हमें, बिल्कुल एकदम दम लगा के पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना, और एकदम पेपर को जैसे मिले तैसे खोपड़ी में छेद कर देना इस बार, ठीक है। चलिए, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A = 1 होता है। आप कहेंगे बिल्कुल हमें पता है कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A = बाबू क्या होता है, 1, ये हमको पता है, बिल्कुल आपको भी पता है। अब यहाँ देखिए साइन का वैल्यू दिया है, कॉस का वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात नहीं बाबू, डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहे तो कॉस स्क्वायर A = क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A को इधर ले आओ, साइन स्क्वायर A को इधर ले आओ, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो cos A = हम क्या लिख सकते हैं, cos A। अब देखिए यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, ठीक है, इस स्क्वायर को हमें क्या करना है, हटाना है, तो क्या लगाना पड़ेगा बाबू, इधर हम लगा देंगे अंडर रूट, क्या लगा देंगे, अंडर रूट, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये तो मैंने इतना बता दिया आपको, नहीं तो आप तो इतने बुद्धिमान हो, आपको बिल्कुल पता है cos थीटा = अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आप एकदम जानते ही होंगे, ठीक है। मैं इतना टाइम वेस्ट किया उन बच्चों के लिए जो नहीं जानते, आप तो बिल्कुल जानते हैं, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया फार्मूला हमारा, क्या बन गया, cos A = अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इसी सवाल के नहीं, कहीं भी आप इसको लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका बना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। चलो हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं बाबू, हैं, बना लिया जाए, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ कहाँ गया क्वेश्चन यार, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन भी दिख रहा है, चलो ठीक है।
अब देखो बाबू क्या होता है, यार थोड़ी सी खांसी आ गई। देखो साइन स्क्वायर, अब साइन का वैल्यू दिया, साइन इक्वल टू 3/5 दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, सब सवाल का आंसर हम लोग करेंगे और इस बार तो 90 प्लस लेके आना है। देखिए यो आ गया इधर, ठीक है, एकदम मस्ती के साथ पढ़िए, कोई तनाव मत लीजिए, बोर्ड पेपर है। 3 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 25। कोई घबराना नहीं है हमको, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, 25 का गुणा 1 से करेंगे, 25 सेकंड में 25, ये तो सिंपल मैथ है, आपको आता है, बिल्कुल आता है। और नीचे क्या बच जाएगा 25, तो 25 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 16 और नीचे क्या बच गया हमारा 25, ठीक है। 16 का वर्गमूल निकालेंगे बिल्कुल 4 आएगा आप कहेंगे, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे बिल्कुल आ जाएगा 5। यानी यही हमारा क्या है बाबू, बता दो जरा, कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, क्या आ गई 4/5, यानी जिसको आप कह सकते हो 4/5। देखो कहीं है ऑप्शन में, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ ये रहा हमारा 4/5, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया 4/5, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, और ये फार्मूला अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, और आगे आने वाली वीडियो में आप परेशान मत होइए, बिल्कुल टेक्नोमेट्री एकदम धुआं धुआं हम लोग कर देंगे, ठीक, टेक्नोमेट्री एकदम धुआं धुआं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग बस आराम से रजाई में घुस के पढ़ते रहिए, ठंडी का मौसम चल रहा है, बहुत बढ़िया मौसम है पढ़ाई करने के लिए। हाँ अब कुछ लोग ये मत बहाना मानना कि नींद आ रही है बाबू, ठीक है, नींद कुछ नहीं, रजाई में घुसो, मोबाइल ले लो, पढ़ते रहो, और जब मन उब जाए, नींद आने लगे तो फिर से उठ करके अपना रजाई फेंक के फिर से पढ़ो, ठीक है। अगला देखो सवाल, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4/9 है। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा, त्रिभुज की भुजाओं में क्या अनुपात होगा। चलिए इसको भी करते हैं, हम लोग डरते थोड़ी ना किसी सवाल से। अब देखिए अगर कोई त्रिभुज समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात 4/9 है, तो मान लीजिए ऐसे दिया है कि एक त्रिभुज ये है बाबू, और इसी के समरूप दूसरा त्रिभुज ये है। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये सब बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम जानते हैं, चूँकि जानते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज यहाँ लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ, √3/4, और भुजा का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब मान लो आप यहीं पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन तो बड़ा करेंगे लेकिन समझाएंगे एकदम बढ़िया से आपको, ठीक है। मान लो पहला जो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज, पहले त्रिभुज की भुजा हम क्या मान लेंगे, पहले त्रिभुज की भुजा हम मान लेंगे, आप कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो, हम A1 मान लेते हैं, या A1 नहीं यार, साइड, यस फॉर साइड होता है ना, तो हम लोग साइड मान लेते हैं, AS1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरे त्रिभुज की भुजा हम क्या मान लेते हैं, हम लोग S2 मान लेते हैं, ठीक, लगे रहिए, S2 मान लेते हैं, दूसरे त्रिभुज की जो भुजा है उसको हम S2 मान लेते हैं। कलर चेंज करते हैं। अब देखिए, अब देखो चूंकि दिया क्या है हमारे पास, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो दिया है यार। देखो सिंपल सी बात है, दिया है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4/9 है, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 4/9 दिया है। एकदम आराम से करेंगे। देखो अक्सर तुम लोग ये सोचते होगे ना कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, कहीं से नकल मान लेंगे, नकल नहीं मान लेंगे तो आ जाएगा, छोटा है। नहीं भैया नहीं, यहीं आप लोग गलती करते हैं, इसको बहुविकल्पीय और छोटा मान लेते हैं ना, यहीं गलती कर जाते हैं भाई। अभी देखो बहुविकल्पीय तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, लेकिन पूरी थियरी पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको हर एक चैप्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज और बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो इसको छोटा नहीं समझना, किसी को छोटा नहीं समझना। क्वेश्चन में कोई पेपर में कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है, ये भी 1 नंबर दे के जा रहा है, पूरी थियरी समझो, ठीक है। तो हमें छोटा नहीं समझना, बड़ा नहीं समझना, सब एक समान है। 4/9 का अनुपात है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/9, और यही बराबर क्या होगा,
अब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लिखें, एक सेकंड यहाँ नीचे लिखते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे भाई, एकदम सिंपल सा तरीका है, √3/4। और पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो पहले त्रिभुज की भुजा भी लिखेंगे, तो यहाँ पहले त्रिभुज की भुजा क्या है, S1²। ठीक, और दूसरे त्रिभुज की क्षेत्रफल इसी तरह से हम लिखेंगे √3/4 S2²। नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है एकदम, आप परेशान मत होइए। हाँ, बराबर क्या हो गया हमारा 4/9। ठीक है, तो ये √3/4 3/4 हो गया फ्री, 3/4 हो गया फ्री। ठीक है, अब देखो हमारे पास बचा क्या बच्चा, S1²/S2²/4/9। ठीक है, अब अगर हम S1/S2 यहीं से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अब देखो स्क्वायर इधर से हटाओगे ना लल्ला, तो इधर क्या लग जाएगा भैया, √4/9, और 4 का √2 और 9 का √ आप लोग जानते ही हैं, बुद्धिमान प्राणी हैं आप लोग, बिल्कुल 2/3। कितने बोला था, 2/3, एकदम सही जवाब। ठीक है, मेरी तरफ से एक चॉकलेट उनको इनाम में मिलता है। ठीक है, जितने भी बोला था एकदम। देखो बाबू क्या आ गया हमारा S1, ओहो ये क्या हो रहा है यार, S1/S2 इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 आ गया। ठीक, इतना तो हमें मिल गया। अब चलो क्वेश्चन पे एक बार आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओहो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात, हो आ गया यार सवाल, कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये पहले त्रिभुज की भुजा है S1, पहले त्रिभुज की S2, दूसरे त्रिभुज की भुजा, और इनमें अनुपात कितना, अगर ऐसे हम लिख दो यार परेशान तुम लोग हो जाते हो, S1/S2, S1 रेशियो S2, यानी पहले त्रिभुज की भुजा रेशियो दूसरे त्रिभुज की भुजा, यानी इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। तो देखो ढूंढो 2/3 कहाँ भाई, ढूंढो 2/3 तो दिख रहा है एकदम साफ साफ, आप लोग कहेंगे बिल्कुल 2/3, यही आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कोई सवाल ऐसा मिल रहा है जो एकदम आपको हलवा लग रहा है, गाजर का हलवा, आजकल सीजन चल रहा है ना, गाजर का हलवा लग रहा है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा दो वीडियो, यार क्या दिक्कत है, समय की कमी है तो फिर एडजस्ट कर लो, लेकिन नहीं आता तो आप यही सलाह दूंगा सब कुछ देखते चलिए। ठीक है, एक बार रिवीजन हो जाएगा, इसी में क्या दिक्कत है। अब देखो ये तो एकदम, ये मान लेते कि ये गाजर का हलवा है, एकदम गाजर का हलवा है, एकदम खा जाओ मज़ेदार। क्या पूछ रहा क्वेश्चन, देखो कितना हलवा सवाल, 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य कितना है, 5 है। ओहो ठीक है, और यक्ष का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर माध्य 5 दिया है और यक्ष का मान दिया है, तो देखिए समांतर माध्य की थ्योरी यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर कई सारे डाटा है हमारे पास, संख्याएं, मान लो कि x1, x2, x3, x4, x5 डॉट डॉट ऐसे ढेर सारे, मान लो हम 5 ही तक लिखते हैं, बहुत ज़्यादा डाट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में डाट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे हमारे पास 5 संख्याएं हैं, और कह दिया गया कि इसका माध्य क्या होगा। भैया आपसे अगर पूछ लिया गया कि माध्य क्या होगा, तो आप जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी बात। हाँ, अब कुछ बुद्धिमान प्राणी होंगे कहेंगे ये क्या है, कुछ नहीं है, जैसे पढ़ाने पढ़ते जाओ भाई, हैं काम आएगा बहुत। अब कुल संख्याओं का योग, यानी यही संख्याएं हमारी थी 5 संख्याएं, इनका योग निकालो, तो कैसे निकालोगे बल्ला बताओ भैया, x1 प्लस x2, ये हो क्या रहा है भाई, x3, x4, x5 अपान कितनी संख्याएं, एकम, दुक्कम, तिक्कम, चौक्कम, पंचम, 5 संख्याएं हैं। 5 से भाग कर दो भाई, आ जाएगा ये हमारा समांतर माध्य। इसी को समांतर माध्य कहो यार, खाली माध्य कहो, कोई दिक्कत नहीं, इस बार सही से डिनोट कर दो। दूसरा ये फार्मूला एक आ जाता है इसी का भैया, लिखेंगे आप सिग्मा x अपान n, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और xi भी लिख सकते हैं, xi i गोइंग 1 to n, ऐसा भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अनग्रुप डाटा का है भाई। चलो मैं परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यार, इतना ज़्यादा थियरी थोड़ी ना। आप देखो क्वेश्चन पे आते हैं, हमारी संख्या क्या दी गई है, 3, 4, 6x, 3, 4, 6x,
तो x बार बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग। तो 3 + 4 + 6 + x, ये संख्याओं का योग हो गया, बटे संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, 4। ये हमारा समांतर माध्य का फार्मूला हो गया। और समांतर माध्य कितना दिया भाई, 5 दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम लोग एकदम कर ले जाएंगे, है कि नहीं, आप लोग भी कर ले जाओगे। चलो इसको सब रफ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कचड़ा अच्छा नहीं लगता बोर्ड के ना। अब देखो यहाँ पे जोड़ो, 4 3 7 7 6, 7 6 कितना हुआ, 7 6 13। यार बोला करो, तुम लोग अकेले बकवा रहे हो हमको, हैं, बोला जाता मने में बोल दा भाई, मने में बोल दा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 13 + x, अब ये 4 भाग में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा, गुणा में हो जाएगा। इतना सिंपल सा सवाल का जवाब तुम लोग नहीं देते हो यार, दिल तोड़ देते हो, दिल ही नहीं सब कुछ तोड़ देते हो, हैं। अब देखो x = क्या हो जाएगा, 20 इधर है, 13 उधर जाएगा, 13 इधर ले आओ भाई, प्लस में था माइनस हो जाएगा, -13। x का मान कितना आ गया, 7। देखो हमारे ऑप्शन में कहाँ x का मान 7 है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ ये देखो x का मान आ गया, x का मान आ गया, x का मान हमारा क्या है भैया, 7। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में 7 हमका दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, तो मार दीजिए 3 में मानने से, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिक्कत है, सब कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया होगा तो ठोको लाइक, ठीक है, और करो कमेंट भैया, हाँ, और ना समझ में आ रहा है तो फिर तब भी लाइक करो, ठोको कमेंट की कहाँ नहीं समझ में आ रहा और कहाँ नहीं समझ में आ रहा। चलो हम लोग आज के लास्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है बाबू, हैं, है कि नहीं। ये देखो पूरी थियरी मैंने पढ़ा दी है भाई, ठीक है, तो छोटा मत समझना, ऐसे 4 5 6 वीडियो कर लोगे, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पहुंच जाएगा पीक पर, ठीक। देखो 2 बिंदु है, ये ये आपका कहाँ से है बताओ, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से है, ठीक है। इसको भी हम लोग करते हैं यार, क्या हो रहा है, चलो सब साफ है, आपको भी नहीं अच्छा लग रहा था, ठीक है। 4 वाला क्वेश्चन देखो क्या लगा, 2 बिंदु दिए हैं भाई, 2 3 4 1, इनके बीच की दूरी है का निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, उड़ा के मारेंगे हम लोग, डरते थोड़ी ना है, क्यों। अब मान लो यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लो कि ये आपका यहाँ पर कोई बिंदु है, एक है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है, सॉरी, यहाँ पर कोई q बिंदु है, ठीक है, दूसरे कलर से। ये देखो कलर बदलने में हम ना बहुत मज़ा आता हमको, हाँ, x2 और y2 है, 2 बिंदु हैं, एक है p और एक है q। अगर पूछा जाए इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये वाली जो दूरी है ना, इसको ज्ञात करो, तो पटरी रख के नापोगे, हैं, पटरी रख के तो नापोगे नहीं, हैं, कि नापोगे, पटरी रख के नाप ला भैया, नाप ला, सही बिंदु अगर मिल जाए तो पटरी रख के नाप ही ले। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे पास पटरी नहीं है, पटरिया छोटा भाई लेके तोड़ दिया ना, तो हम कैसे लगाएंगे। देखो ये दिया है P एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, और Q पॉइंट है x2 y2 जिसके निर्देशांक है। अब इनके बीच की दूरी अगर d निकलना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, x1 ले लो या x2 ले लो, जो बड़ा हो वो ले लो, जो मन हो वो ले लो, लेकिन याद रखना अभी जो बताएंगे वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, नहीं यहाँ x1 लिए तो यहाँ y1, अगर यहाँ x2 लेते ना तो यहाँ y2 माइनस y1 करते हैं, y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फार्मूला लिख देगा, लिख दे रहे हैं, देखिए अगर पहले x2 लोगे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दिए अगर, तो आपको इधरियन भी ना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। यही समझाना चाहते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मत करना यहाँ x2 ले लो यहाँ y2, वैसे कोई समस्या नहीं है, ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आप परेशान मत हो। थोड़ी थोड़ी बात पे आप लोग परेशान हो जाते हैं। देखो बिंदु हमको क्या मिला है, देखो यहाँ पर बिंदु क्या दिया है, 2 और 3, एक बिंदु हमारा ये है, मान लो P की जगह यहाँ पे यही था, और दूसरा बिंदु क्या है 4 और 1, ठीक है। अब देखो एक बात, इसको हम मान लेते हैं x1 था हमारा, और ये क्या था हमारा y1 था, ये हमारा x2 था, और ये हमारा क्या था y2 था। इतने बात समझ में आई। अब देखो फार्मूले में डायरेक्ट रखते हैं भाई, और भरने से फार्मूले में से आंसर निकालते हैं। हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, चलो चाहे जो लिखो आप, चलो हम x2 माइनस x1 ये वाला फार्मूला लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही है यार। चलो 4 माइनस 2, 4 माइनस, ये आज पता नहीं क्या हमारे सतवा हो गया भाई, 4 माइनस 2, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 का क्या करोगे होल स्क्वायर प्लस ये देखो y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं बिल्कुल हमको, ठीक है, आराम से करेंगे और आराम से परीक्षा में टॉप करेंगे,
4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे भाई, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 3, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस लगाएंगे। तो बहुत पुरानी कहानी है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। हाँ, कोई झंझट नहीं है, दिक्कत नहीं है। आंसर देखिए हमारा आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 + 4, यानी कि 2 × 4 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख दो भाई, हम कहाँ रोक रहे हैं आपसे। 2 × 4 भी लिख दो या 8 लिख दो। अब देखो 4 का वर्गमूल निकल के आएगा 2, और अंदर आपका बचा रह गया 1 2। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में है, मिल गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में हमारा मिल गया, यही तो है, यही है, चोर पकड़ा गया। देखिए ऑप्शन ये, ठीक है। तो देखिए बाबू, आज ये जो हमारा था 2022 का पेपर 822 AB, ठीक है, 822 AB ये ख़त्म हुआ। इसका क्या हुआ, बहुविकल्पीय क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ठीक है, अभी देखो हम चलाएंगे अभी कुछ दिन सारे पेपर्स के बहुविकल्पीय, ठीक, समझ गए, सारे पेपर्स के पिछले ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर के बहुविकल्पीय। उसके बाद बहुविकल्पीय तक ख़त्म होते होते आप लोग देखिएगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिवीजन हो गए हैं, तब फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय पे, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम घबराना नहीं, हमको धीरे धीरे आराम से करना है, और कछुए के चाल से चल के भी हम लोग क्या करेंगे, जीतेंगे। खरगोश की तरह नहीं दौड़ना कि एक के दिन 4 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटा, उसके बाद बैठ करके सो रहे हैं। नहीं, हमको 4 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, समझ गए बाबू। तो आप लोगों को अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो यार प्लीज़ लाइक कमेंट कर दो, ठोको लाइक, और शेयर कर दो अपने भाई बहन के साथ। हाँ, चाहे वो हाई स्कूल में हों और चाहे हाई स्कूल में अगले साल जाने वाले हों, ठीक। अच्छा लगता है ना कमेंट पढ़ना आपके। चलो बाबू, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं और अगले पेपर सेट के बहुविकल्पीय के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और पेपर का तनाव नहीं लेना है, ठीक है। हमको सब हम लोग अच्छे से करके आएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। हाँ, और मैथ में तो एकदम कुछ भी नहीं करना आपको, मैथ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम पूरा करवाएंगे आपसे, ये कमिटमेंट है हमारा, ठीक है। और वादा किया तो निभाना तो भाई पड़ेगा ही, ठीक है, वो वाला थोड़ी ना कि वादा किया तो निभाना। अभी देखिए हम आगे का पेपर भी आपको दिखा देते हैं। आ जा यार, आ जा भाई, कहाँ गया यार, है आगे का पेपर, अभी आ नहीं रहा, अभी गुस्साया हुआ है, तो हम लोग आगे का पेपर करेंगे, आप परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए ठीक है बाबू, बाय बाय। और